प्रिय बंधुओं, स्वजनों, परिजनों, आपका भावगंगा के 91वें अंक में 51वें अंक में स्वागत है। और कल के प्रोग्राम पे अद्भुत प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। मैं उसको नोट या फॉरवर्ड नहीं कर पाया कि मैं आपको सुना सकूं। संभव होगा तो कल सुनाएंगे, लेकिन बहुत ही अद्भुत, मतलब अविश्वसनीय ऐसी प्रतिक्रियाएं मिली हैं, मैं बता नहीं सकता। तो यह सब आपके प्रेम का परिणाम है। आप लोग चारों तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर रहे हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो इससे हौसला है कि बहुत जल्दी ही ये प्रोग्राम जन जन तक पहुंच सकेगा और हम लोग उस धरती को बेहतर बना सकेंगे, समाज को बेहतर बना सकेंगे, शिक्षा को बेहतर बना सकेंगे, धरती के हर जीव जंतु के साथ सामंजस्य में रह सकेंगे और खुशहाल हो सकेगी। ये जो वसुधैव कुटुंबकम है या सर्वे भवन्तु सुखिनः है, ये केवल मंत्र नहीं है, ये केवल नारा नहीं है, ये केवल सिद्धांत नहीं है, ये हमारी दवाई है। अगर इस धरती को और हमको जिंदा रहना है तो इसको अपनाना पड़ेगा। ये टर्मिनल इलनेस की मेडिसिन है। अब इसके अलावा बचने का कोई रास्ता नहीं है। जिस तरह से हम जिधर बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं, हमारी मिट्टी ख़त्म हो रही है, जिसमें कि 97% लिविंग बीइंग मिट्टी की ऊपरी परत में रहते हैं, चाहे वो जीवाणु हों, कीड़े मकोड़े हों, बैक्टीरिया हों। और बैक्टीरिया भी ज़्यादातर फ़ायदेमंद होते हैं, वह सब उसमें रहते हैं। और वह इतना ज़्यादा नष्ट हो चुके हैं कि अगले 40-50 साल में धरती रहने लायक नहीं रह जाएगी, पूरा रेगिस्तान हो जाएगा। ओजोन लेयर का संकट अलग है, ग्लोबल वार्मिंग का संकट अलग है। हम कहाँ आ गए हैं? हम अपने 1-2 पीढ़ी के बाद इस धरती को नष्ट कर रहे हैं। अगर इस धरती को बचाना है अपने 2 पीढ़ियों के बाद के लोगों को कि वो जिंदा रहें, तो इसके लिए दवाई है ये सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम। हमको एक परिवार के साथ इस धरती पर रहना है। अगर नहीं रहेंगे तो हम शायद बच जाएं, हमारी पीढ़ी बच जाए, लेकिन उसके बाद 1-2 पीढ़ियों के आगे नहीं बचेगा। हम क्या कर रहे हैं? कितना आत्मघात करेंगे? कब तक लड़ते लड़ाते रहेंगे छोटे से स्वार्थ के लिए? कब तक हम अपने विराट स्वार्थों, विराट हितों का बलिदान देते रहेंगे? जागना पड़ेगा। अब तक मैं संविधान के द्वारा जागो गणराज्य जागो कह रहा था, अब कहता हूँ जागो धरती जागो। धरती पर रहने वाले सारे जागो, नहीं तो फिर भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। और लेकिन बचाना भी अभी हमारे हाथ में है। अभी ऐसा नहीं हुआ है कि बचाया ना जा सके। अभी हम वेंटिलेटर पे नहीं गए हैं, लेकिन अगर 5-10 साल ऐसे ही और सोते रहे या लड़ते रहे या एक दूसरे के प्रति घृणा करते रहे या बांटते रहे धरती को, तो हम वेंटिलेटर पर चले जाएंगे, धरती वेंटिलेटर पर चली जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ वसुधैव कुटुंबकम या सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो हमारा, अगर हम सनातन संस्कृति को मानते हैं तो उसका मूल मंत्र है, लेकिन वो केवल मंत्र ही नहीं है, वह दवाई है हमको बचाने का। तो आइए हम लोग वहाँ से यात्रा शुरू करते हैं। जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है, उसके हम लोग इस शेर तक कल पहुँचे थे कि पूरी धरती, देश, समाज, परिवार, प्रकृति के सुंदर सपने बुनता गढ़ता, पूरी धरती, देश, समाज, परिवार, प्रकृति के सुंदर सपने बुनता गढ़ता, भले ही जेब में इतनी पाई नहीं है कि सब मैं कर सकूं, लेकिन चिल्ला तो सकता हूं, छटपटा तो सकता हूं, सपने तो देख सकता हूं, वो कर रहा हूं। बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं
कहते हैं पांडे जी आप क्या कर सकते हैं, आप अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो मैंने जैसे कल भी कहा था कि मैं ठीक है अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन मैं चना हूँ या आदमी चना है, ये तो सच्चाई नहीं है। और इसी धरती को बचाने के लिए, प्लेनेट को बचाने के लिए बड़ी खुशी है कि एक बच्चा 20-22 साल का, सिद्धार्थ नाम है, वो महाराष्ट्र से, नागपुर के आसपास से निकला है पूरे भारत में और पूरे दुनिया में जहाँ तक संभव हो यात्रा करने के लिए। वहाँ से यात्रा करता करता लखनऊ भी आया, बस्ती भी गया और चारों तरफ यात्रा कर रहा है, पैदल यात्रा कर रहा है। अपना सोने और खाने पीने या कुछ किताबें वो पीठ पे रखे हुए हैं। मैं कल आज उसकी फ़ोटो भी नहीं फॉरवर्ड कर पाया, कल फ़ोटो निकाल करके आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा। लेकिन ईश्वरीय मिलन किसे कहते हैं, इसका भी एक उदाहरण, अद्भुत उदाहरण बना। वो सिद्धार्थ संविधान को भी जन जन तक ले जा रहा है, क्योंकि संविधान में भी उसका मोटो है, जो बड़े बड़े उसमें वो लगाए हुए हैं फ्लैग में, सेव द अर्थ, धरती बचाओ। उसकी यात्रा का उद्देश्य ही है धरती बचाओ। और 0 बजट यात्रा कर रहा है। वो घर से कुछ पैसे नहीं लेके चला है, कहीं पैसा नहीं खर्च करेगा, पैदल चलेगा, चलने में कोई खर्चा नहीं आएगा। खाने में भी अगर कोई दे देगा तो खा लेगा, नहीं देगा तो पानी पी करके रह जाएगा। लोग देते हैं, ऐसा नहीं है। अभी तक उसकी यात्रा हो रही है और वह अगले किसी और अच्छे व्यक्ति का पता बताते हैं आसपास के कि जहाँ चले जाओ, जहाँ तुम्हें भोजन मिल जाएगा और तुम्हारी यात्रा हो जाएगी। इस आधार पर वो यात्रा कर रहा है। अखबार और मीडिया भी काफ़ी अच्छा कवर कर रही है, खुशी की बात है। तो मेरी उससे मुलाकात कैसे हुई वो अद्भुत है। लखनऊ आया हुआ था, तो जहाँ पर हम लोग ये भावगंगा का प्रोग्राम करते हैं, इस क्षेत्र को, जहाँ की छत पे पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे लगे हुए हैं, एक यहाँ पेड़ वाले बाबा हैं चंद्रभूषण तिवारी, जो कि 11 लाख पेड़ लगाने का उनका उद्देश्य है, यज्ञ है, और 8-8.5 लाख लगा चुके हैं लखनऊ और आसपास के ज़िलों में। तो उस दिन वो आए हुए थे, यहीं हम लोग बैठे हुए थे। यहाँ आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, आत्मिक शांति मिलती। कहती हैं कि वो एक हरिहरा कथा कहते हैं, पर्यावरण की कथा एक तरह से कहते हैं उसका ये पीठ है। इस क्षेत्र को वो हरिहरा कथा का पीठ कहते हैं। खैर पीठ क्या है, मतलब यहाँ पौधे प्रसन्न रहते हैं, बस इतना ही खुशी की बात है। तो उस दिन उन्होंने बताया कि वो यहाँ से जा रहे हैं और एक लड़का आया हुआ है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, उसके बारे में बताया कि वो उससे मिलने जा रहे हैं। मैंने कहा उससे मिल करके मेरी बात करा दीजिएगा और ये संविधान की किताब है उसे दे दीजिएगा, जो मेरी सरल शब्दों में किताब है, जागो गणराज्य जागो। ये उसको ले गए, दिया होगा, फ़ोन नहीं करा पाए होंगे, बात आई गई हो गई। जब मैं यहाँ से बस्ती गया अभी, और बबनान बस्ती, वो जो तमाम स्कूलों के कार्यक्रम के बारे में मैंने चर्चा की थी, तो बस्ती में एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं प्रशांत जी, जो गरीब बच्चों के लिए IIT और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए कुछ तमाम सारा, मतलब एक इंटर कॉलेज भी है, प्रैक्टिस एकेडमी, लेकिन गरीब बच्चों को अपने आप 21-22 घंटे मेहनत करके उनको पढ़ाते हैं और उसमें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हर साल तमाम बच्चे IIT NIT में आते हैं। वह जज्बा है, खुद वो NIT से पढ़े हुए हैं, लेकिन नौकरी न करके सबके उत्थान के लिए और पर्यावरण कॉन्शियसनेस के लिए, समाज के बेहतरी के लिए इस पर भी काम करते रहते हैं। तो प्रशांत ने बताया कि वो एक लड़का आया हुआ है, मैं उससे मिल के आ रहा हूँ। वो बस्ती चला गया था, यहाँ से 2 जगह हमारे परिचित लोग उससे मिले हुए थे। अगले दिन हमको गोरखपुर जाना था बस्ती से, तो बस्ती से गोरखपुर के लिए निकला, थोड़े ही दूर गया होऊंगा कि एक व्यक्ति, शुक्ला जी हमें आज जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने कहा कि सर वो वही लड़का दिख रहा है शायद, वो एक बच्चा झंडा लिए हुए
और अपना सामान लिए हुए कोई जा रहा, हो सकता है वही बच्चा हो जिसका 2 दिन से चर्चा हम लोग सुन रहे हैं, कहीं वही तो नहीं। और लखनऊ से गोरखपुर हम लोग की यात्रा, जिस दिन ये चंद्रभूषण जी से बात हुई थी और वहाँ 7-8 दिन का गैप हो गया, तो पैदल चूँकि चलता है 7-8 दिन लगा होगा, तो हमने कहा अच्छा गाड़ी रोक लीजिए। वो हम लोग थोड़ा आगे आ गए थे, बैक करके वहाँ पहुँचे, गाड़ी रोक करके शुक्ला जी उसके पास गए, उससे पूछा कि क्या तुम वही हो जो पैदल यात्रा कर रहे हो पूरी धरती के लिए सेव द अर्थ? तो उसने कहा हाँ। तो वो मेरे पास ले आए उसको कि वो मैं भी उतर ही रहा था कि वो मेरे पास ले आए और बताया कि पांडे जी हैं, ये भी संविधान की कथाएं कहते हैं, पर्यावरण के लिए लगे हुए हैं कि कैसे पर्यावरण शुद्ध हो, धरती बचाई जाए, नहीं तो धरती को संकट है। तब उसने कहा मेरा भी यही अभियान है, सेव द अर्थ और संविधान को जन जन तक पहुंचाना। तो अद्भुत सामंजस्य, दो उद्देश्य एक। और वो फिर मैंने संविधान की किताब एक मेरे पास थी, मैंने उसको देने की कोशिश दी, तो उसने कहा कि ये मुझे लखनऊ में एक साथ दे चुके हैं। तो मुझे याद आया कि हाँ, चंद्रभूषण त्रिपाठी ले गए थे, उन्होंने दिया होगा। फिर हम लोग बहुत देर तक बात करते रहे, मन नहीं भरा, उसका भी मन नहीं भरा, वो भी बहुत खुश था। फिर हमने कहा, रिक्वेस्ट किया कि अगर गाड़ी में बैठ सको तो बैठो। वो नौगढ़ जा रहा था, तो हम लोग थोड़ी देर तक उसको नौगढ़ के रास्ते में आगे ले गए। वहाँ जब उसने कहा कि नहीं अब आगे मुझे पैदल जाना, ताकि रास्ते में लोगों से मिलता जुलता जाऊँ, तो वहाँ वो उतरा, फ़ोटो खींचा गया, गले मिले और आगे एक, चूँकि अभियान एक है, तो हम लोग, मैंने कहा कि हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे और इस काम में एक दूसरे को हाथ में हाथ लिए रहेंगे जहाँ तक यात्रा हो सके इस पवित्र काम की। अब वो नौगढ़ होते हुए फिर इस समय नेपाल में भी गया है। नेपाल में सेव द अर्थ उसका वो प्रोग्राम और वो पैदल यात्रा चल रही है। वो पोखरा जाने वाला है। अगर आप में से किसी का कोई परिचित पोखरा में हो तो बताइएगा। पोखरा में उसको, वो पहाड़ों पे चढ़ता हुआ जाएगा, पोखरा में उसको कोई खाने की व्यवस्था करने वाला और रहने का व्यवस्था करने वाला मिल जाए, क्योंकि वो बिना किसी खर्चे के यात्रा कर रहा है, बिना किसी संसाधन के, और ये मैसेज दे रहा है कि धरती एक है, बचाना है, हर हालत में बचाना है। तो ऐसे लोग भी हैं जो कार्य कर रहे हैं धरती को बचाने के लिए। आज एक और बड़ी अच्छी बात हुई। आज सुबह सुबह मुझे एक मैसेज मिला। पहले तो सुबह उठ करके इसी प्रोग्राम की तैयारी में ही आ जाता था। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दिया ताकि सूरज की धूप हो जाए, यहाँ ठंडक न लगे, तो इसलिए थोड़ा 15-20 मिनट मौका मिलता है तो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देख लेता हूँ सुबह सुबह। तो देख रहा था तो हमारी एक मित्र हैं स्वस्ति पांडे जी, कैलिफोर्निया में रहती हैं। उन्होंने एक मैसेज भेजा। एक हमारे परिचित कह लीजिए या जिनसे मैं मिला हूँ ये कह लीजिए, जिनको लोग सदगुरु कहते हैं, जग्गी बासदेव, जगदेश बासदेव। कोयम्बटूर में मैं उनके आश्रम में, जब मैं चेन्नई में था तो जा चुका हूँ, बातें हो चुकी हैं खूब। तो उनका स्वस्ति पांडे जी ने एक वीडियो भेजा। स्वस्ति पांडे जी, जैसा मैंने बताया, कैलिफोर्निया में रहती हैं। अद्भुत गायिका हैं, भोजपुरी और अवधी की, और अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। तमाम सारे प्रोग्रामों में लोग उनको बुलाते हैं। बहुत सरल व्यक्तित्व, बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व, और हम लोगों की बातचीत अक्सर होती रहती है। कोई नया गाना भी अगर शुरू करती हैं तो उस पर भी चर्चा होती है। मेरा साहित्य काफ़ी कुछ उन्होंने पढ़ा है। जब मैं कैलिफोर्निया गया था तो उनके घर कई बार गया, अपने हाथ से भोजन बना करके कराया, और बहुत ही सुस्वाद, बिल्कुल भारत में जैसे खाना खा रहे हों। और उनका घर भी बहुत उसी तरह कलात्मक तरीके से है। तो चूँकि जगदीश वासुदेव जी का वो भेजा उन्होंने, 8 मिनट का वीडियो है और धरती के बारे में है, तो मुझे अच्छा लगा। और जो बातें मैं कहता हूँ करीब करीब वही बातें कह रहे थे, इसलिए और अच्छा लगा। उन्होंने भी वही बात कही है कि इस धरती पर जो मिट्टी है, सबसे बड़ा जो इस समय संकट है वो मिट्टी को बचाने का है। जो
मिट्टी उपजाऊ और इतने जीव जंतुओं की पोषक, 97% से ज़्यादा जीव जंतु ऊपरी सतह पर मिट्टी के रहते हैं। मिट्टी केवल निर्जीव मिट्टी नहीं है, सजीव है। और पुराने ज़माने में अगर हम हाथ में मिट्टी से धोते थे तो यूं ही नहीं था, उसमें तमाम पॉजिटिव बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं। तो अगर हम टॉयलेट से आ करके हाथ मिट्टी से धोते हैं तो नुकसानदेह नहीं, वो फ़ायदेमंद है। मिट्टी में लौटना, प्राकृतिक चिकित्सा में तो मिट्टी का बहुत महत्व है। सूर्य चिकित्सा, सूर्य की धूप से जल चिकित्सा, ऊष्मा चिकित्सा और मिट्टी चिकित्सा, वायु चिकित्सा, ये पंच तत्व इन्हीं के द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा होती है। तो मिट्टी का वो महत्व है और मिट्टी ख़त्म होती जा रही है, या मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एक दिन मैं चर्चा कर रहा था फॉरेस्ट सर्विस में, जब मैं था तो वहाँ पढ़ाया गया था कि जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, जो पत्थर हैं, वो पत्थर भी लगातार इन पंच तत्वों के प्रभाव से हवा के, गर्मी के वेरिएशन के, टेम्परेचर वेरिएशन के, पानी के और इन सब के प्रभाव से उसकी ऊपरी परत जो पत्थर की है वो धीरे धीरे ह्यूमस में बदलती रहती है और वह ह्यूमस फिर पत्थर को मिट्टी में बदल देता है। तो ह्यूमस क्या है, इसका मैं हिंदी अर्थ ढूंढ रहा था। तो शक्तिशाली मिट्टी, खाद वाली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी या जीवंत मिट्टी, ये भी आप कह लीजिए। वहाँ तो खाद वाली मिट्टी उसमें लिखा हुआ है डिक्शनरी में, गूगल पे, लेकिन ये सब उसके तत्व हैं। चाहे उसको जैविक मिट्टी कह लीजिए, चाहे शक्तिशाली मिट्टी कह लीजिए, चाहे जीवदायनी मिट्टी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वह ह्यूमस है। तो पत्थर ह्यूमस में बदलता है और वही ह्यूमस ही बह बह करके जब ज़मीन पर आता है तो हम उसे सॉइल कहने लगते हैं और उसी में सारी खाने की चीज़ें हमारी वहीं पैदा होती हैं, सभ्यताएं वहीं पैदा होती हैं, हम वहीं पैदा होते हैं। और ह्यूमन और ह्यूमस एक ही ओरिजिन है। ह्यूमन शब्द भी ह्यूमस से बना हुआ है, जो ह्यूमस पर ही पलता है वही ह्यूमन है। तो हम वहीं से हैं। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि संपूर्ण सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ एक विराट जीवन शरीर है और हम उसके एक जीवंत अंग हैं। लेकिन सीधे सीधे नाम भी वहीं से अंग्रेजी में किया आ गया, ह्यूमस और ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग और कुछ नहीं है, उसी ह्यूमस से पनपे हुए हैं। और हमारे उपजने में या पनपने में इतनी सारे जीव जंतुओं का सबका हाथ है। पता नहीं कौन कब किस जीव जंतु को हम ख़त्म कर दें और साथ में हम भी ख़त्म हो जाएं। हमारा कोएग्जिस्टेंस है, कोएग्जिस्टेंस एक ही शरीर के अंग हैं। तो इसलिए वह रिश्ता समझना होगा। वही रिश्ता कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम। कुटुंब ही नहीं, एक परिवार नहीं, एक शरीर है। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती, हम सारे जीव जंतु, वनस्पतियाँ और हम सब एक ही शरीर हैं। वह रिश्ता समझना होगा। जब तक वो रिश्ता नहीं समझेंगे तब तक न हम बचा पाएंगे न बच पाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जगदीश वासुदेव जी ने, सदगुरु जी ने इस पर बहुत अच्छी चर्चा 8 मिनट की भेजी है। मैं जो लिंक भेजता हूँ आज, उनका वो लिंक भी जो सस्ती जी ने भेजा है वो भी भेजूँगा। और एक और बहुत अच्छी बात कही जो मैं संविधान कथाओं के माध्यम से भी कह रहा हूँ। हमारा संविधान भी जो कहता है कि हमको वो भी वही कह रहे हैं जो मैं इतने 7 साल से चिल्ला करके गांव शहर जाके कह रहा हूँ कि अब आखिरी मौका है धरती को बचाने का, प्रकृति को बचाने का और अपने को बचाने का। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी व्यवस्थाएं चुनें कि जिनका मुख्य उद्देश्य धरती को बचाना और सबको जोड़ना हो। ऐसे प्रत्याशी चुने, ऐसे विधायक चुने, ऐसे सांसद चुने, ऐसे लीडर्स चुने, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाएं कि जो यही काम करें। मुझे खुशी है कि वह एक तरह से हमारे जो हम लोगों का प्रयास है, सर्वोदय भारत पार्टी, जिसे बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था। हम तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति आपस में से सबसे जो अच्छा व्यक्ति है उसके क्षेत्र में, जो व्यक्तियों, प्रकृति, धरती, कृषि, सबकी देखभाल करने के लिए काम कर रहा है, उसी को प्रत्याशी बनाएं और जिताएं, विधानसभा और लोकसभा में भेजें। लेकिन लोगों ने कहा कि ऐसे एक व्यक्ति को
लोगों को विश्वास नहीं होगा। एक ऐसे अच्छे लोगों का समूह बनना चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। तो हमने कहा कि एक पुल के रूप में आज जो व्यवस्था है असंवेदनशील और अप्राकृतिक लोगों की, जो प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और अपने केवल स्वार्थ के लिए या किसी और के स्वार्थ के लिए करोड़ों अरबों खर्च करके जो चुनाव जीत रहे हैं, उसके जो स्वतः नष्ट कर मतलब आत्मघाती जो कार्य कर रहे हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए और वाकई प्राकृतिक वो जुड़ाव महसूस करके सबके लिए काम करने के लिए जियोक्रेटिक व्यवस्था भी लाने के लिए, एक तरह से कह लीजिए जियोक्रेसी शब्द जो मैंने व्यंग्य के माध्यम से शुरू किया लेकिन अब बहुत पॉपुलर हो गया है, तो एक पुल के रूप में सर्वोदय भारत पार्टी भी बनाई गई। वो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो हम लोगों का है कि भारत में हर व्यक्ति समझे कि वह शक्तिशाली है, वह इस देश का मालिक है, और धरती में हर व्यक्ति समझे कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरी धरती को बचाना ही धर्म होगा, और ये जितनी बाउंड्रीज हैं नेशनल, वो सब नुकसानदेह हैं। लड़ाइयों की अब कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी गज़ल का वो शेर है कि अब अगला विश्व युद्ध संवेदनाओं से जीता जाएगा, भले ही अब तक न कोई इतिहास रहा। अब लड़ाइयों की ज़रूरत नहीं है। जीतने के लिए, दिल जीतने के लिए, क्षेत्र जीतने के लिए संवेदनाओं की आवश्यकता है, क्योंकि जीतना है ही नहीं, सबको स्वीकार करना है, सबको उसके ज़रूरत भर का होना है, पाना है, और हमें अपने ज़रूरत भर के हिसाब से जीना है, अपने लोभ के हिसाब से नहीं जीना। तो उसके लिए एक पुल का निर्माण कर लिया गया, जिसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरी धरती मिलजुल करके एक परिवार की तरह से रहे, और सारे जीव जंतु वनस्पतियों की भी देखभाल हो, प्रकृति की देखभाल हो, और धरती बचाना ही सबसे बड़ा धर्म माना जाए। धरती, पर्यावरण, इकोलॉजी, इसी को बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। वो भविष्य का धर्म जो मेरी कविता है, आज फिर इन गज़लों के बीच में उसको जग्गी जी के बात के बीच में सुनाना ज़रूरी हो जाता है कि बचेगा ग्रामवासी ही, बचेगा वनवासी ही, बचेगा प्रकृति प्रेमी ही, बचेगा पर्यावरण प्रेमी ही, बचेगा धरती प्रेमी ही, क्योंकि उसने प्रकृति को चुना है, ईश्वर को चुना है। वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लौकुश से हारना पड़ता है। निश्चय ही जीतेगा वन ही, बचेगा वनवासी ही, और पर्यावरण संतुलन और सर्वव्यापी संवेदना, सबके प्रति संवेदना, पूरी धरती, पूरी प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड, सर्वव्यापी संवेदना ही होगा भविष्य का धर्म। तो मुझे खुशी हुई कि जब जग्गी जी ने इस बात को एम्फेसाइज किया कि अब हमें उसी व्यक्ति को चुनना है हर चुनाव में, चाहे वो गांव सभा के लिए हो, विधानसभा के लिए हो, लोकसभा के लिए हो, हिंदुस्तान में हो, विदेश में हो, उसी व्यक्ति को चुनना है कि जो पर्यावरण के लिए काम कर रहा हो, सबको जोड़ने के लिए काम कर रहा हो, जिसके लिए युद्ध निरर्थक हो, प्रेम से ही सबकी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। जनतंत्र अगर एक देश में आया तो वहाँ उस देश में युद्ध की ज़रूरत नहीं है, और अगर जनतंत्र पूरी दुनिया में आ गया, लोकतंत्र पूरी दुनिया में आ गया, तो फिर लड़ाइयों की ज़रूरत नहीं है। मिल बांट करके आपस की ज़रूरतों के हिसाब से सारी समस्याएं हल कर लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस धरती की जो समस्याएं हैं वो कोई एक व्यक्ति या एक देश नहीं हल कर सकता, उसको तो सबको मिलजुल कर ही करना होगा। तो इसलिए वो वीडियो भी अच्छा लगा मुझे, और उसके आधार पर आज इतनी चर्चा हुई, तो उसको मैं आपको भेजूंगा। आज जो अपने प्रोग्रामों की लिंक भेजता हूँ, तो जग्गी जी के उस वीडियो का लिंक भी भेजूंगा। और बहुत अद्भुत काम कर रही हैं जिन्होंने इस वीडियो को भेजा है, स्वस्ति पांडे जी। पूरे अमेरिका में नाम है उनका। भारत की संस्कृति, भारत के जो प्रकृति से जुड़े हुए व्रत त्यौहार हैं, वह दरअसल प्रकृति की पूजा के रूप में ही शुरू हुए, भले उसमें ढेर सारे अंधविश्वास आ गए। हमने जितनी पूजाएं की हैं, वह अगर मूर्तियां भी बनाई हैं तो गणेश की भी मूर्ति बनाई तो गोबर की बनाई, ताकि अगर उसे विसर्जित कर दें तो जल को नुकसान ना हो। ये पत्थर की मूर्तियां पूजने का तो कभी रिवाज ही नहीं रहा, और फिर मिट्टी की मूर्तियां बना करके पूज करके विसर्जित करना, ये तो धरती के प्रति ज़बरदस्त अन्याय है और आत्मघात है। अगर हम नदियों को नष्ट करते हैं, प्रकृति को नष्ट करते हैं, धरती को नष्ट करते हैं, तो अपने को नष्ट करते हैं। हम धीमा जहर अपने को दे रहे हैं। हम अपनी, इसीलिए मैं कहता हूँ अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना है, तब हमें एहसास होगा कि हम
कितना अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कम से कम आत्मघात तो न करें, अपने बच्चों का घात तो न करें। उनको जितनी जैसी प्रकृति हमें ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुकी धरती और प्रकृति, इसको अब अपने बच्चों को और बेहतर बना करके दें। इस तरह से इतनी गंदी प्रकृति और गंदा करके न सौंपें, इतनी विषैली हो चुकी इसको और विषैला करके न समझें। स्वामी प्रेमानंद गिरि जी ने लिखा है, आचार्य विनोबा भावे जी को फिर से याद करना हो। बहुत अच्छी बात कही है स्वामी जी। विकास का मार्ग मिट्टी के खदान से नहीं प्रशस्त किया जा सकता। बहुत बहुत अच्छी बात कही है। और विवेक मिश्रा जी प्रयागराज से कह रहे हैं वेरी नाइस। और मित्रों की बात मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो स्क्रीन पीछे है, लेकिन बस मैं यही कहूँगा कि ये जो सबकी सर्वव्यापी संवेदना है, वसुधैव कुटुंबकम है, सर्वे भवन्तु सुखिनः है, यह केवल जीवन दर्शन नहीं है। यह इस बहुत भयानक रूप से बीमार धरती और मनुष्यता और जीवोक्रेसी और प्रकृति के लिए दवाई है। दवाई है, वेंटिलेटर पर जाने के पहले की दवाई है। अभी भी चेत जाइए। और व्यवस्थाएं या लीडर्स जो भी हमको जहां चुनाव करना हो, अच्छे से अच्छे लोग जो सर्वव्यापी संवेदना के हों, सबसे जुड़ाव महसूस करें और जो देख सकें अपनी खुली आंखों से, अंधभक्ति से नहीं, अपनी आंखों से। किसी के स्वार्थ के चक्कर में ना पड़े, किसी के हित पूर्ति का साधन न बन जाए, लाठी न बन जाए। तो पूरी धरती, देश, समाज, परिवार, प्रकृति के सुंदर सपने बुनता गढ़ता जेब में इतनी पाई नहीं है, इतना संसाधन नहीं है। इस पर कल मैंने वो किस्सा भी सुनाया था मदर टेरेसा वाला, कि जो भी हमारे पास थोड़े संसाधन हैं और हमारे सपने जो हमने देखे हैं, चाहे रात में सोते समय या दिन में जागते समय, जो प्रकृति, समाज, कल्याण, सबके कल्याण के लिए है, और उसके साथ साथ वह ईश्वर, ये तीनों मिल करके हमारे सपने साकार कर देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में ये धरती बेहतर होगी। हम मिट्टी बचाएंगे, मिट्टी बचाना ही सबसे बड़ा यज्ञ होगा। वो जो मैं कहता हूँ कि धरती बचाना ही अब सबसे बड़ा धर्म होने जा रहा है, तो उसमें मिट्टी शामिल है। सबसे पहले मिट्टी है। मिट्टी, हवा, पानी, इनको बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। पंच तत्व। हल्की हल्की चढ़ान हो, उसके कुछ और शेर पढ़ते हैं। हल्की हल्की चढ़ान हो तो वो पहाड़ नहीं लगता। हमारे वो सिद्धार्थ मित्र जो सेव अर्थ के प्रोग्राम के लिए पूरे धरती पर के लिए घूमने निकले हैं, ढूंढने निकले हैं, लोगों को अवेयर करने इन्हीं बातों को निकले हैं। और वो अब पहाड़ पे भी चढ़ने जा रहे हैं, पोखरा जा रहे हैं। और एक बार फिर मैं आपसे कि अगर आप लोगों में से किसी कोई पोखरा से परिचित हो, वहाँ कोई किसी का परिचित व्यक्ति हो, तो कल सिद्धार्थ का फ़ोन आया था कि अगर कोई वहाँ हो तो बताइएगा। तो आप लोग मुझे लिखिएगा, मैसेज करिएगा या फ़ोन से कहिएगा, तो मैं उसको बता दूँगा। तो हल्की हल्की चढ़ान हो, हल्का हल्का आप चढ़ते चले जाएं जीवन के चाहे रास्ते में ऊंचाइयों पर, तो वो पहाड़ नहीं लगता, फिर वो सामान्य लगता है। और हल्की हल्की ढलान हो तो लगता खाई नहीं है। तो हल्का हल्का अगर उतरें तो खाई पे में जा रहे हैं इसका भी आभास नहीं होता, और हल्का हल्का चढ़ें तो हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं उसका आभास नहीं होता। इसका सभी अर्थों में, सभी संदर्भों में अर्थ आप समझ सकते हैं। और देखिए जीवन के रोज़मर्रा के अनुभवों को कैसे लिखा गया है, शेरों में कैसे ढाला जा सकता है। मीठा खाने के बाद खूब अच्छी, खूब ज़्यादा मीठी चीज़ खा लीजिए। मीठा खाने के बाद ये खाएं हल्का मीठा, तो लगता है यह तो कोई मिठाई नहीं है। हमारी इंद्रियां, जो हम पहले का अनुभव है उसके साथ इतना तादात्म्य कर लेती हैं कि उससे तुलना करके देखती हैं कि अगला कैसा आया। जो हमारा ओरिजिनल लेवल है उससे तुलना नहीं करती, जस्ट पहले वाले से तुलना करती हैं। और इसीलिए एकाएक रोशनी से अगर हम अंधेरे में आ जाते हैं तो क्या होता है, अंधेरे कमरे में आ जाते हैं, उस पर भी
एक शेर देखिए, ये सब साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं और जीवन के अनुभव भी हैं। तो उन सब को देखिए गज़लों में कैसे ढाला जाता है या ढाला जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो अनुशासित इनकलाब के शेर हैं, इनको केवल शेरो शायरी के लिए नहीं सुनाता हूँ, इनको पढ़ता चलता हूँ, उसी के बहाने ढेर सारी चर्चाएं हो सकती हैं। अनंत विषयों पे ये लिखे गए हैं, उन पे चर्चा करने के लिए कुछ बिंदु चाहिए, उन बिंदुओं को यहाँ से ग्रहण करता हूँ और इसी बहाने चर्चा चलती है। इसीलिए ये इसको पढ़ता हूँ। माध्यम उसका मुख्य ये है कि ताकि चर्चा के बिंदु मिलते रहें और बातचीत चलती रहे और वो गहरी अनुभव या संवेदना या आपके अनुभवों से उसे जोड़ता जुड़ता चले। एकाएक रोशनी से अंधेरों में आ गए ठहरो, एकाएक रोशनी से अंधेरों में आ गए ठहरो, आँख वहाँ भी देख पाएगी, अभी पूरी फैल पाई नहीं। एकाएक आप अंधेरे में आ जाइए रोशनी से तो अंधेरा अंधेरा पूरा लगता है, लेकिन थोड़ी देर आप आँख खुली रखिए उस अंधेरे में तो आपकी आँखें और आपकी पुतलियाँ सब थोड़ा थोड़ा और फैलती हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है, आभास लगने लगता है। एकदम अंधियारी रात ना हो, अगर सामान्य रात है या दिन है और पर्दे लगे हुए हैं तो उन पर्दों से छन छन करके, या अगर चांदनी रात है तो उस चांदनी की रोशनी जो कमरे में छन छन के आएगी उसमें भी आपको चीज़ों का आभास होने लगेगा। धीरे धीरे आँखें थोड़ी इतनी फैल जाएंगी, खुल जाएंगी कि हल्की रोशनी को भी ग्रहण करने की उनमें शक्ति डेवलप हो जाएगी। एकाएक रोशनी से अंधेरों में आ गए ठहरो, आँख वहाँ भी देख पाएगी, अभी पूरी फैल पाई नहीं है। यह सब ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि को ऐसा बनाया है कि हमें, अगर हम ध्यान दे रहे हों, सब कुछ का आभास हो जाए और हम खुशी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जीवंत रहें और सबकी जीवंतता के लिए कोशिश करते रहें। हमें ऐसा ही बनाया है ईश्वर ने, उसको पहचानना होगा। और जो संपूर्ण सृष्टि के लिए तमाम लोग नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, अब तक किया भी, बहुत कुछ नुकसान कर डाला, यह भी सच है, लेकिन अभी भी मुझे पूरा भरोसा है कि हमने जितना भी नुकसान धरती का कर लिया है, अब आगे हम जागेंगे, हम इस धरती को बचा पाएंगे। सब लोग मिल करके जन जागरण होगा, हमारे धर्म बदलेंगे, जो धर्म धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं वह बदले जाएंगे। धरती को बचाना, प्रकृति को बचाना, मनुष्यता को बचाना, जीव जंतु वनस्पतियों को बचाना, जीवोक्रेसी को बचाना, यही भविष्य का धर्म होगा। और अब तक जो थोड़े बहुत नुकसान धरती पर हुए हैं वह इतने नहीं है कि इरिवर्सिबल हो जाएं, अब हम वापस ना जा सकें। और जब हम लोग इसको, धरती को फिर पूरी तरह से स्वस्थ बना लेंगे, तब के लिए ये शेर है कि तुम चाहते थे ये कल्प वृक्ष सूख जाए। अपनी अज्ञानता में लोगों ने नुकसान किया, स्वार्थ में नुकसान किया, ग्रीड में, लोभ में नुकसान किया, या अपने अहंकार में नुकसान किया। धरती को जो भी नुकसान पहुंचाया, प्रकृति को जो भी नुकसान पहुंचाया, मिट्टी को जो भी नुकसान पहुंचाया, वो चाहते थे कि ये कल्प वृक्ष सूख जाए। ये पूरी धरती का कल्प वृक्ष, सृष्टि का जो कल्प वृक्ष है, वो निराश होंगे अगर हम लोग इस तरह से अब नई कोशिश शुरू करते हैं, क्योंकि अभी वो पूरी मुरझाई नहीं है, अभी वो ठीक से मुरझाई नहीं है, अभी उसे जीवंत किया जा सकता है फिर से खाद पानी चीज़ें दे करके। तुम चाहते थे कल्प वृक्ष सूख जाए, लेकिन तुम निराश हो गए, अभी वो मुरझाई नहीं है। उसको नुकसान बहुत पहुंच गया, लेकिन अभी वो मुरझाई नहीं है, अभी वो उसे बचाया जा सकता है और वो वेंटिलेटर पर नहीं है। और हम सब का ये पहला दायित्व, फर्स्ट ड्यूटी यही है कि हम धरती को बचा लें, सेव द अर्थ। इसी के लिए वो बच्चा पूरे धरती पर पैदल निकला है, सिद्धार्थ। उसका फ़ोन नंबर भी मैं कल आपको बता दूंगा, आप लोग उससे बात कर सकते हैं, उसका सहयोग कर सकते हैं, उसको हौसला बढ़ा सकते हैं। मैंने, और जहाँ जो मैं है उसकी जगह आप अपने को भी रख लीजिए। गज़ल में यूं ही मैंने लिखा है तो इसका मतलब मैं ही नहीं है, मैं में आप शामिल हैं।
मैंने हर घर में रख दी है जादुई मशाल, मैंने हर घर में रख दी है जादुई मशाल। आश्चर्य ये कि पब्लिक देख समझ पहचान पाई नहीं है। मैंने हर घर में रख दी है जादुई मशाल। आश्चर्य ये कि पब्लिक देख समझ पहचान पाई नहीं है। और ये जादुई मशाल क्या है? सबसे संवेदनात्मक रूप से हम जुड़े हुए हैं। ये भावना की पूरा विराट सृष्टि, विराट ब्रह्मांड, काल, समय सब एक विराट जीवंत शरीर है और हम उसके एक जीवंत अंग हैं। यह हाथ अगर इस शरीर से जुड़ा महसूस करता है तो यही फिर ये इसकी जीवंतता ही जादुई मशाल है। और ये अगर ये इससे जुड़ाव नहीं महसूस करता तो पैरालाइज्ड है, इसको फिर ये जादुई मशाल नहीं है। तो हर घर में जादुई मशाल है और वो है वही सबसे जुड़ा होने की सर्वव्यापी संवेदना की भावना। यह जब से मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया है कि मेरी किताबें आनी शुरू हुई हैं, मेरे वक्तव्य शुरू हुए हैं आज से 50-60 साल से। दर्जा 6 से डायरिया लिख रहा हूँ, उसमें भी यही है सबसे जुड़ाव की भावना की बात। छपना शुरू हुआ 90 के दशक से, 30 साल से। बच्चों के पास स्कूलों में जा कर के कहना शुरू किया 40 साल से। यही बात हर जगह बार बार दोहरा रहा हूँ। तो यह विचार जहाँ चला गया, मेरी किताबें जहाँ चली गई, या भावगंगा का या हम भारत के लोग सीरीज़ की बातें जहाँ जा रही हैं, यह सब वही जादुई मशाल है। भले ही कुछ लोग उस समय सुनते हैं असर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो उनके मनों में उगता है और फिर असर होने लगता है। तमाम फ़ोन आते हैं कि मेरे पिताजी आपसे एक किताब लाए थे, वो नहीं है, उस किताब को मैंने पढ़ा और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। कितने लोगों के फ़ोन आए जो मतलब कि मेरे पिताजी बीमार थे, उनके तकिए के नीचे आपकी किताब रहती थी, डेथ के बाद वो किताब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं। और तमाम लोग मुझसे कहते थे कि आप अपनी किताबें इस तरह से बांट रहे हैं, कोई पढ़ेगा? मुफ्त में किताब अगर देंगे तो कोई नहीं पढ़ता, जब पैसा दे करके लोग खरीदते हैं तभी पढ़ते हैं। मैंने कहा कि सवाल पैसे का नहीं है, उन घरों में जाना चाहिए। वो नहीं पढ़ेंगे तो उनके बच्चे पढ़ेंगे, कोई और पढ़ेगा। मैंने तो यहाँ तक कहा कि अगर रद्दी में बिकेगा तो रद्दी वाले से जो खरीदेगा वो भी पढ़ेगा तो वहाँ तक पहुँचेगी। विचारों की मशालों की यात्राएं कैसे कैसे भविष्य में होंगी कहा नहीं जा सकता है। और ये सच्चा किस्सा है कि यहीं लखनऊ में जो संविधान वाली किताब है, जागो गणराज्य जागो, क्योंकि मैं कहाँ तक लोगों को दे सकता हूँ और हर व्यक्ति को संविधान जानना है, तो मुझे अगर कोई लगता है कि ये व्यक्ति आगे संविधान के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, धरती के प्रति समर्पित है, शायद कुछ लोगों को दे दे, पहुँचा दे, तो ये देश का, समाज का, प्रकृति का काम होगा। तो मैं उसको 1 बंडल 2 बंडल भी दे देता हूँ कि 100 लोगों को बांट दीजिएगा। कुछ लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने बांटा, लेकिन किसी ने उसे कबाड़ में बेच दिया। तो एक यहीं पर लखनऊ में एक शुक्ला जी हैं, वो गाँव में ज़्यादातर काम करते हैं, तो उनका फ़ोन आया कि क्योंकि किताबों में मेरा फ़ोन भी रहता है, नंबर भी रहता है, कि क्या आप गिरीश पांडे जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। कहा कि एक कबाड़ वाला है और वो कबाड़ ख़रीदने के लिए आया था, मैं कुछ अपना चीज़ें बेचने जा रहा था, तो मैंने उसके ठेले पे देखा कि एक बंडल जागो गणराज्य जागो के पड़ी हुई है। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि क्या मैं ये ले सकता हूँ? तो उनका ले लीजिए। तो कहा कि कितना लगेगा? तो उन्होंने कहा कि ये 100 किताबों का बंडल है। और मैंने तो इसे ऐसे ही 300-400 रुपये में उनसे लिया है। तो कहा कि अगर मैं उनका दे दूँ तो दे दोगे मुझे? तो कहा हाँ दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने ले लिया है और उसको अभी काटा बंडल, वो उससे बंधा रहता है जो प्लास्टिक, उससे, तो उसमें आपका नंबर मिला और किताब 2-4 पन्ने पलटा, बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। और मैं बहुत दुखी हूँ कि इतनी अच्छी किताब जो बहुत ज़रूरी है, हर घर में होनी चाहिए, वो कबाड़ में बेच रहे हैं लोग। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। और चूँकि मेरे ढेर सारे गाँव में योजनाएं चल रही जन जागरण की, तो मैं हर गांव पे पहुंचा दूंगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत खुशी हुई। और आप दुखी मत हों कि वो कबाड़ में पहुंच गई या कबाड़ में लोग ने दे दिया। वो
कबाड़ या वो ठेला आप तक इन किताबों को और इन विचारों को पहुंचने का माध्यम बना इसके लिए मैं खुश हूँ और आप भी खुश हुई है। दुखी होने कोई बात नहीं है। बीज भी पेड़ों से अगर इधर उधर फैलते हैं तो कहाँ कहाँ किस किस तरह जाते हैं, कहीं पानी में बहते हुए, कहीं उड़ते हुए, कहीं कबाड़ में, कहीं गंदगी कोई मानता है। आज जिसको हम गंदगी मान रहे हैं दरअसल वही ह्यूमस है। बहुत लोग कीचड़ को, मिट्टी को, धूल को गंदगी मानते हैं, जबकि वही ज़िंदगी है। और जितनी दुनिया में जितनी भी क्रिएटिविटी है, जितना भी सृजन है, सब गंदगी में हुआ है। एकदम सफाई म्यूजियम में हो सकती है, जीवन में गंदगी मस्ट है। और वह गंदगी में हाँ, इतना नहीं है कि हमारा जीवन प्रभावित हो जाए, उतनी साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन अति साफ सफाई क्रिएटिविटी को भी नष्ट करती है और हमारी इम्यूनिटी को भी नष्ट करती है। इम्यूनिटी के लिए भी थोड़ा थोड़ा हमें गंदगी चाहिए। ये जितना इसको मैं कई बार कह भी चुका हूँ कि जितना स्नान पर्वों का हमारा स्नान का सिद्धांत रहा है, चाहे कुंभ स्नान हो, चाहे नदियों के पास जब भी हम जाते हैं, उसका मुख्य सिद्धांत ही यही है कि जब जाड़े के दिनों में, विशेष रूप से ठंडक में, क्योंकि वहाँ कोई भी अगर वायरस और जो भी बैक्टीरिया है वो इतना तेज नहीं फैलता, सीमित मात्रा में रहता है। और अगर 1 लाख 1 करोड़ लोग कहीं गंगा स्नान कर रहे हैं तो उनके शरीर में जितने तरह के इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया हैं, सब उस पानी में मिलते हैं, लेकिन बहुत डाइल्यूटेड में। और जो बाकी लोग नहाते हैं तो उन सब में वो डाइल्यूटेड फॉर्म में जाता है और उनकी बॉडी में भी जाता है वो वायरस और इन्फेक्शन या बैक्टीरिया, और उनके अंदर एंटीबॉडी जो शरीर की अपनी शक्ति है उससे वो पैदा हो जाता है। तो वह एक तरह से उनका टीका लग गया। आखिर ये वैक्सीनेशन क्या है? उसी बीमारी का हल्का सा रूप आपके शरीर के अंदर दिया जाता है। वही स्नान पर्वों में ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो जब टीके का आविष्कार नहीं था तभी ये स्नान, जो सामूहिक स्नान है, ये हमें टीकाकरण का काम करते थे और करते हैं अभी भी। उसके साइंटिफिक उस चीज़ों को समझना होगा। लेकिन अब अगर एकदम मैला पानी रह जाए और उसमें गंदगी ज़्यादा हो जाए, वह साफ पानी रहे ही नहीं, गहरा पानी रहे ही नहीं, तो वो नुकसान भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को खुली आंखों से देखकर संतुलन भी बनाता रहना पड़ेगा। तो ये जो किताबें या विचार या हर चीज़ें रख देता हूँ, मैं इसी भाव से रखता हूँ। जब लोग कहते हैं कि कोई पढ़ेगा नहीं, तो मैं ये तो कह देता था उनसे कि वो नहीं पढ़ेंगे, कोई और पढ़ेगा। लेकिन मेरे मन में, अंतर मन में था कि ये एक तरह से मैं वायरिंग कर रहा हूँ इस धरती को बचाने के लिए। अच्छे विचारों की, संवेदनाओं की, कभी ये कनेक्ट हो जाएंगी और फिर उसके बाद ये परिवर्तन की लहर शुरू हो जाएगी। एक तरह से बीज बो रहा था, वायरिंग कर रहा था, जादुई मशाल रख रहा था। तो मैंने हर घर में रख दी। मैंने कोशिश की है कि हर घर में रख दूँ मशाल। रख पाया या नहीं, अब शायद इस मीडिया के द्वारा, जो बहुत फास्ट है सोशल मीडिया और ये यूट्यूब और ये, इसके माध्यम से हर घर में वो जादुई मशाल पहुंच सकती है। धरती को बचाने का वो महायज्ञ और तेज हो सकता है। ये पूरा विश्वास और हौसला हो गया है। तो मैंने हर घर में रख दी है जादुई मशाल। आश्चर्य ये कि शुरुआत में पब्लिक देख तो समझ नहीं पाई है, धीरे धीरे समझेगी। शुरुआत में तो समझेगी जैसे यूँ ही और किताबें हैं और चीज़ें। बहुत सारे मेरे मित्र भी जो कि नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, वो यही कहते हैं कि क्यों गिरीश, तुम क्यों बार बार यही एक ही चीज़ रिपीट करते हो और वही लिंक रोज़ भेजते हो। वो तुम्हारे साहित्य तो मैं पढ़ चुका हूँ। उन्हें नहीं पता है कि इसमें कुछ जब गंगा प्रवाहित होती है, कुछ कुछ नया होता जाता है। और सबको जोड़ने का वो भाव गहराई से लोगों के मन में जाना होगा। धरती के बचाने का भाव जाना होगा। शायद रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा कहने से प्रभाव ज़्यादा होगा। इसलिए यह जादुई मशाल काम करेगी, मुझे पूरा हौसला है, पूरा विश्वास है। जिस तरह से आप लोग लगातार सुन रहे हैं, फैला रहे हैं, और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जीवन भर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आती रहीं, अब और क्योंकि फुल टाइम लगभग काम कर रहा हूं, तो फुल टाइम इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और बातें और गहराई से जा रही हैं। मैंने हर घर में रखने की कोशिश की है जादुई मशाल। आश्चर्य ये है कि शुरुआत में पब्लिक देख, समझ और जान पाई नहीं है। और चमत्कार, किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा बोला गया झूठ।
आपको शायद यह शेर अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि चमत्कार किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा बोला गया झूठ। चमत्कार जितने भी मैजिक तो जादू है, वो तो हाथ की सफाई है ही। जो चमत्कार हैं, जो मिरेकल्स हैं, जिनको हम मिरेकल कहते हैं, वह किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा बोला गया झूठ है। अन्यथा चमत्कार क्या दिख रही पूरी खुदाई नहीं है। कोई कहता है कि वो उन्होंने लकड़ी बड़ी कर दी, या वो धागा बड़ा कर दिया, या कोई चीज़ ऐसी अनहोनी नहीं, कुछ चीज़ जो नहीं थी वो आके पैदा कर दिया, वगैरह वगैरह। कितने ज़्यादा चमत्कार दिखाने वाले लोग हैं, अलग अलग तरह के। लेकिन जब तमाम इसमें रैशनलिस्ट सोसाइटीज़ ने, कुछ व्यक्तियों ने, हमारे एक मित्र रमेश चौबे थे नागपुर में, उन्होंने ओपन ऑफर दिया हुआ था, कोई मेरे सामने सारे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के बीच में दिखा दे तो 1 लाख या कितना इनाम हर चमत्कार पे देंगे। कोई तैयार नहीं हुआ। और जितने लोग कहते हैं कि उन्होंने चमत्कार दिखाया है, वह सब झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि वह हम हो सकता है कि हमारे अपने ही परिवार के लोग हों, अपने घरे मित्र हों, तो हम उन पर विश्वास कर लेते हैं कि वो कह रहे हैं तो कैसे झूठ होगा, इसलिए वो चमत्कार सही है। लेकिन वह हमारे कितने भी करीबी हों, वह अंधभक्ति करके झूठ बोल रहे हैं। कोई ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता जो विज्ञान के और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध हो। कोई हो ही नहीं सकता। अगर कोई कह रहा है कि हो रहा है तो वह झूठ है। तो किसी विषय जिस पर हम विश्वास करते हैं, वह व्यक्ति जब झूठ बोलता है कि ये चमत्कार हो रहा है, तो हम मान लेते हैं। तो चमत्कार हमें तभी लगता है जब कोई विश्वसनीय व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अन्यथा जो कुछ है ये सब तो चमत्कार है। एक पौधा उग रहा है, एक तितली उड़ रही है, हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, फूल खिला हुआ है, बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, धरती पे हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें, सारा संसाधन उपलब्ध है। ये सब चमत्कार नहीं है। जो कुछ है एग्जिस्टेंस में सब तो चमत्कार है। सूरज उगता है, हमें पूरी ऊर्जा देता है, पूरा जीवन चलाता है, वो सूरज चमत्कार नहीं है। और किसी ने कोई कहा कि हमने लकड़ी की लंबाई बड़ी कर दी, वो चमत्कार हो गया। आश्चर्य है। हम अपने दिमाग और आँखों को कब खुला रखेंगे, कब खोलेंगे? इन चमत्कारों के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा इतना ये टेस्ट करते हैं कि चमत्कार है कि नहीं। अगर हम इन चमत्कारों पर विश्वास करने लगते हैं तो वो उनके लिए हम बहुत कन्वीनियंट शिकार हो जाते हैं। कई तरह के चमत्कार की यहाँ पे फैला कर, चमत्कारों के अफवाह फैला करके टेस्ट किए जाते हैं कि यहाँ की पब्लिक कितनी तरह के अंधविश्वासों में फंस सकती है, ये लोग कैसे फंसाए जा सकते हैं। जैसे एक बार ये चमत्कार किया गया, फैलाया गया कि मूर्तियाँ दूध पी रही हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन जब विज्ञान की बात की गई तो एक्सप्लेनेशन दिया कि सरफेस टेंशन से दूध पी रही हैं। भाई विज्ञान का तो जो भी नियम है वो रोज़ रहता है ना। तो सरफेस टेंशन से अगर दूध पिएंगी तो रोज़ पिएंगी, एक दिन क्यों, एक क्षण में वो क्यों चमत्कार होगा? और फिर वो चमत्कार कहाँ रह गया? वो तो सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सरफेस टेंशन का सहारा लिया गया। फिर जब ये कहा गया कि मूर्तियाँ दूध पी रही हैं और पूरे मीडिया चैनल सारी जगहों पे ये तेज़ी से ये बात फैलाई जाने लगी, ये चेक किया जा रहा था कि आदमी कितना हमारे यहाँ अंधविश्वासी है। जितना ही ज़्यादा अंधविश्वासी लोग होंगे उतना ही बेवकूफ़ बनाने वाली शक्तियों के वह शिकार बन सकते हैं, उनके चंगुल में आ सकते हैं। तो वह टेस्ट करने के लिए इस तरह के अफवाह फैलाए जाते हैं। यहाँ तक कहा गया कि मूर्तियाँ दूध पी रही हैं, जो नहीं उन्हीं से पिएंगी जो विश्वास नहीं करेंगे उनसे नहीं पिएंगी, या जो अधार्मिक होंगे, या जो ईश्वर को प्यारे नहीं होंगे, वगैरह वगैरह, ये भी कहा गया। और लोगों का तांता लग गया। मैंने अपने घर में जो पत्थर थे
उस पर थोड़ा सा पानी डाला और देखा कि वो पिएगा कि नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक प्रयोग तो यही है। तो वो अपना बह गया, वो नहीं पिया। तो फिर अगर एक पत्थर नहीं पी रहा तो दूसरा पत्थर कैसे पिएगा? और या तो फिर जो पत्थर जो मूर्ति पी रही है स्पॉन्जी या कुछ उसमें उस पत्थर की जगह कुछ और स्पॉन्जी चीज़ बना दिया गया, जैसे वो पीने लगे, एक मूर्ति स्पॉन्ज की बना दी गई, मतलब। तो लेकिन वैज्ञानिक सत्य और तथ्य नहीं बदले जा सकते। फिर तमाम लोगों ने कहा, इवन हमारे उस समय के जो बॉस रहे हैं वो भी, और पूरा उनका सब और जो सबऑर्डिनेट्स और हमारे और कोलीग्स वो सब भी जाने लगे, चलिए मूर्ति को पिलाया जाए, पुण्य का समय है। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। उन लोगों ने सोचा कि मैं सबऑर्डिनेशन कर रहा हूं, क्योंकि अगर उनको बुरा लगेगा कि बॉस जा रहा है मूर्ति को दूध पिलाने और पुण्य कमाने और उनका एक सबऑर्डिनेट नहीं जा रहा है। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसी चीज़ हो सकती है। तो लोगों ने मुझसे बाद में पूछा कि आप क्यों नहीं गए? आप ना पिलाइए, आप वहाँ खड़े रहिए, आप देख आइए कि ये ऐसा हो सकता है कि नहीं, आप अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चल के वहाँ खड़े हो जाइए। मैंने कहा कि अगर मैं वहाँ गया और शहर के ज़्यादातर लोग मुझे पहचानते हैं, तो वो ये नहीं जानेंगे कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से टेस्ट करने के लिए आए थे या ये विश्वास नहीं करते हैं। वो कहेंगे पांडे जी भी दूध पिलाने वालों में शामिल थे। मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आप अगर इस अविश्वसनीय चीज़ों को फैलाने वाली भीड़ का में खड़े भी हो गए तो आप उनका साथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका दुरुपयोग किया जाए। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इसी तरह का अलग अलग र्यूमर्स फैलाए जाते हैं। एक र्यूमर ये भी फैलाया गया कि आज रात में जो सो जाएगा वो सुबह पत्थर होकर के उठेगा, उठ नहीं पाएगा, पत्थर का हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। लोग रात रात भर जागते रहे। ये सब र्यूमर्स इसीलिए फैलाए जाते हैं ताकि टेस्ट किए जा सकें कि कितना लोग, और फिर अगले दिन जो मीडिया रिपोर्टिंग होती है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती। वो यही होती कि कल मूर्ति में पी रहे थे। इवन मंत्री लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, फिज़िक्स के प्रोफेसर जस्टिफाई कर रहे हैं, सरफेस टेंशन से मूर्तियां दूध पी रही थी। एक वो है, और दूसरा जो जगने वाली बात कि पब्लिक जगती रही क्योंकि इस तरह का भय था उन्हें, ये फैलाया हुआ था। कहीं मीडिया कंडेम नहीं करती। आश्चर्य की बात यह है कि उसको कंडेम नहीं करती कि ऐसे ऐसे दुष्प्रचार किए जा रहे हैं और पब्लिक परेशान हो रही है, इस रूप में उसको पेश नहीं किया जाता। तो ये बहुत ख़तरनाक है इस देश के लिए और इस धरती के लिए। तो कल को कि धरती को नुकसान करने वाली तमाम सारे र्यूमर्स फैलाए जा सकते हैं, और जितना ये हमारा लोभ जो बढ़ता जा रहा है, धरती को नुकसान जो करते जा रहे हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जो काटते जा रहे हैं, ये सब उसी दिशा में हमारी यात्रा है। कहीं ना कहीं हमें अपनी खुली आँखें और विराट संवेदना के साथ ही जीना होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो चमत्कार किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा बोला गया झूठ, अन्यथा चमत्कार क्या पूरी दिख रही खुदाई नहीं है? तुम्हारे अंदर का तत्व तो वही है ना। हम सब के अंदर वह तत्व है जिससे हम विराट संवेदना से जुड़े हुए हैं। उसका आत्मा कह लीजिए, उसे वह संवेदना कह लीजिए, उसे एहसास कह लीजिए जुड़ाव का। बाहर की परिस्थिति तो उसे बदल पाई नहीं, वह जिंदा है, लेकिन हमने उसके ऊपर रोज इतना ज़्यादा परत दर परत गंदगी लपेट दी है कि अब ना उसकी आवाज़ हम सुन पाते हैं, ना उससे जुड़ाव में, अपनी संवेदना से, अपने खुद से हम जुड़ाव नहीं महसूस कर पाते। अपने अंदर जो हमारा पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, उससे हम अपने को खुद को काट लिए हुए हैं। हमारा मन, विचार और आत्मा, वह इंस्ट्रूमेंट जो हमको सबसे जोड़ रहा है, उससे कटे हुए हैं। तो हमारे अंदर का तत्व तो वही है ना, लेकिन बाहर की परिस्थिति उसे बदल पाई नहीं है। लेकिन हमने खुद उसको बिल्कुल पूरी तरह से इतना गंदगी से या इतना इंसुलेशन कर रखा है कि अब उसकी आवाज़ भी हम नहीं सुनते हैं और किसी से जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं।
और जैसे जैसे बाहर सुविधाएं बढ़ती चली गईं, जैसे जैसे बाहर सुविधाएं बढ़ती चली गईं, क्या अंदर की शक्ति हमने गंवाई नहीं है? क्या अंदर की शक्ति हमने गंवाई नहीं है? अब हमारे शरीर में जो शक्तियाँ थीं वो हम खोते चले जा रहे हैं बाहर की सुविधाओं के नाम पर। और खुशनुमा बारिश में हमें नहीं, कपड़ों जूतों को लगता है डर। आषाढ़ में जो पहली बारिश, मिट्टी की सौंधी खुशबू, वो हमें कितना प्रेरित करती है बाहर जाकर के नाचने झूमने के लिए, बारिश में दौड़ने के लिए। खुशनुमा बारिश से लेकिन हमें डर नहीं लगता, हमारे कपड़ों और जूतों को डर लगता है। तो खुशनुमा बारिश में हमें नहीं, कपड़ों जूतों को लगता है डर, लेकिन क्या उसे हमने अपनी पीड़ा समझाई नहीं है, लेकिन उस कपड़ों के डर को और जूतों के डर को हमने अपना डर समझ रहे। अपनी आत्मा की आवाज़ तो नहीं सुनते हैं, लेकिन अपने कपड़ों और जूतों की आवाज़ सुनते हैं और उस खुशनुमा बारिश में आनंद लेने में, उसमें चलने में, उसमें भीगने में तकलीफ़ महसूस करते हैं। और पूरी दुनिया को परेशानी हो रही, पूरी धरती में इतने संकट आ रहे हैं, उसकी आवाज़ नहीं सुनते। और एक आखिरी इसी शेर के साथ आज की अपनी भावगंगा यहाँ समाप्त करते हैं। हम चुनावों की एनालिसिस देखते हैं दिन भर, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसकी सुबह से रात तक कई दिन तक एनालिसिस देखते रहते हैं। हम चुनाव के एनालिसिस देखते रहते हैं, कभी एग्जिट पोल के, कभी रिजल्ट्स की, लेकिन हम खुद चुनाव के एनालिसिस देखते रहते हैं दिन भर। खुद वोट देने के लिए समय देने की जहमत उठाई नहीं है। कई लोगों से पूछता हूँ वोट देने गए, कहा नहीं। क्यों? कौन जाए, कौन समय बर्बाद करे, लाइन में लगना पड़ता है। दिन भर उसी वोट के चर्चे सुनते हैं, तब समय बर्बाद नहीं होता, और वोट देने जाते हैं तो समय बर्बाद होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नोटा दबना चाहिए, नोटा ऑप्शन है। आप वोट देने नहीं जाते हैं तब भी एक तरह से नोटा ही इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप किसी प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन वोट ही जब गणराज्य बना, जनता का राज्य बना, तो वोटर्स द्वारा ही अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। मालिक आप ही हैं, जनता मालिक है। गांव सभा में तो सब एक साथ बैठ करके फैसले कर सकते हैं और प्रधान को इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में सब एक साथ नहीं बैठ सकते, इसलिए प्रतिनिधि भेजना होता है। जैसे वकील के माध्यम से आप कोर्ट में अपनी बहस करवाते हैं, अपनी बात रखवाते हैं, अपना पक्ष रखवाते हैं, वैसे विधानसभा और लोकसभा में अपने प्रतिनिधि विधायक या सांसद के द्वारा रखवाते हैं। तो उनको आपको ही चुनना होगा कि आपकी ब्रीफ वहाँ रखें, तभी गणराज्य है। आप राजा तभी है, मालिक तभी हैं। तो उसके लिए वोट देने जाना होगा। अगर आपने वोट नहीं दिया, ये नहीं गए वोट देने या नोटा दबा दिया, तो आपने अपने शक्ति की हत्या कर दी, लोकतंत्र की हत्या कर दी। और बहुत सारे कहते हैं कि जब नोटा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा तो फला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे आप खुदकुशी करते रहिए और ढेर सारी खुदकुशी की स्टैटिस्टिक्स ताकतवर हो जाएगी। वह ताकत तब हो सकती थी अगर ऐसा कानून होता कि अगर नोटा सब प्रत्याशियों से ज़्यादा हो गया तो फिर से चुनाव होगा, तब नोटा दबाने का कोई मतलब था या वोट न देने जाने का कोई मतलब था। अगर ये भी हो जाए कि अगर वोट न देने वाले 50% ज़्यादा हो जाएं तो दोबारा वोट होगा, तब भी बात समझ में आती। लेकिन अगर ऐसा कानून नहीं है तो आपको वोट देने जाना ही जाना पड़ेगा। और जो बात मैं हमेशा कहता हूं, और आज जग्गी जी ने भी उसी बात को इस वीडियो में कहा है कि वोट देने जाना होगा और उसको वोट देना होगा जो शपथ ले। आप वोट देने मांगने आए तब भी शपथ ले कि मैं प्रकृति, पर्यावरण और धरती को बचाने के लिए समर्पित रहूँगा, कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे धरती और प्रकृति को नुकसान हो, प्रकृति को बचाना ही हमारा धर्म होगा। ये शपथ जो ले या जो आपसे कहे और जिसको आपने उस दिशा में आचरण करते हुए देखा है, उसी को वोट दीजिएगा। और नोटा और वोट न देने जाना ये ख़त्म हो जाए। अब धरती बचाने का, धरती वेंटिलेटर पे न चली जाए, हमारी नदियाँ, हमारे पेड़ पौधे, हमारी वनस्पतियाँ वेंटिलेटर पे न चली जाएं, इसके लिए यह आखिरी मौका है कि अब आगे आने वाले हर चुनाव में आप उन्हीं लोगों को वोट दीजिए जो प्रकृति और धरती और लोग सबको एक परिवार के रूप में, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में बचाएं, समझें, प्यार करें। इसी के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। यूट्यूब पे अगर आप
जा सकें तो वहाँ पर इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक और अन्य माध्यमों से भी इन विचारों को फैलाइए, क्योंकि यह धरती को बचाने का यज्ञ है। और हमारा संविधान भी धरती में खुशहाली और धरती की सुख समृद्धि और सुरक्षा की बात करता है। इसलिए और अधिक ज़रूरी है कि ये बातें हर घर तक पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।